हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेज। आज हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन। ये होने वाला है हायर सेकेंडरी लेवल यानी 12th लेवल का, और इसके पहले ग्रेजुएशन लेवल का हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हमारा जो ये पूछा गया था पेपर 8 फरवरी 2022 की सेकेंड शिफ्ट में, और हायर सेकेंडरी लेवल फेज़ 9 का इस सीरीज़ का पेपर नंबर 1 होने वाला है। इसके पहले बाकी पेपर्स के भी हम इंग्लिश सॉल्यूशन कर चुके हैं, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 ग्रेजुएशन लेवल, एसएससी सीजीएल 2021, सीएचएसएल 2020 और सीजीएल 2020 के प्रीलिम्स और मेंस सारे पेपर। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे ग्रामर बेस्ड टॉपिक कंप्लीट करवा रखे हैं। अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो विजिट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इज इन दी बिलो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो वहाँ से आपको सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप विजिट करिए और अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, और एट द एंड आप मुझे बता दीजिएगा कि आउट ऑफ 20 आपने कितने मार्क्स गेन किए। आउट ऑफ 20 इसीलिए बिकॉज 5 मार्क्स का जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है उसका हम सेपरेट वीडियो बनाते हैं। आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का हम वीडियो सेपरेट बनाते हैं ऑन योर डिमांड। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो फर्स्ट है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पढ़ते हैं इसको, पॉज करके आप भी आंसर करिए कॉमेंट बॉक्स में। इलिजिबल, एक्लीमेटाइज, इलिटरेट या अकोमोडेट। सो अगर आप वोकेबलरी कभी भी देखते हैं इंग्लिश में पेपर में, तो आपको पहले इनकी स्पेलिंग पढ़ लेनी चाहिए। जैसे ILLEGIBLE, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है लेजिबल, मतलब जो, जैसे एक होता है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है जैसे थोड़ा सा हैंडराइटिंग्स होती है ना डॉक्टर की, जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं इलिजिबल, मतलब अपठनीय, दैट इज़ वेरी हार्ड टू रीड। और लेजिबल का मतलब होता है पठनीय, दैट कैन बी रीड इजीली। सो लेजिबल मतलब पठनीय और इलिजिबल मतलब अपठनीय, जैसे डॉक्टर की हैंडराइटिंग। ये सही है। अब यहाँ पे देखिए एक है लिटरेट, LITERATE। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित, पढ़ा लिखा। अगर मैं इसके पहले ILL लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाता है अनपढ़, इलिटरेट, अनपढ़। सो ये दोनों स्पेलिंग सही है। एक्लीमेटाइज, सो एक्लीमेटाइज का मतलब होता है किसी भी, जैसे देखिए क्लाइमेट क्या होता है, इसमें छुपा हुआ वर्ड है ना क्लाइमेट, हिडन वर्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब जलवायु। सो एक्लीमेटाइज का मतलब होता है जैसे किसी सिचुएशन के अनुसार खुद को ढाल लेना। जैसे क्लाइमेट भी क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट होता है, वहाँ के एम्बियंस, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। सो एक्लीमेटाइज का मतलब होता है खुद को अनुसार में ढाल लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है सिनोनियम एंटोनियम में। ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। एकोमोडेशन, इसको हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं। CGL, CHSL सब में कहीं ना कहीं ये पूछा गया है। CCCM। आपको अगर कभी फिर से पूछा जाएगा एकोमोडेट, तो यहीं एरर करेगा, ये तो CC में या MM में। तो याद रखना है आपको, CC होता है और MM होता है अकोमोडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों यानी सब पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में डिफाइन करना है। तो आप इसको पॉज करके आंसर करिए। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, बायोलॉजी। सो ये काफ़ी आसान है, इसका आप आंसर आराम से कर देंगे। साइकिक मतलब होता है ना मानसिकता से रिलेटेड। सो साइकोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी का तो मतलब होता है स्टडी। सो साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना ह्यूमन माइंड का एंड उसके बिहेवियर का। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव, पूरे मानव के बारे में पढ़ाई करना कि कैसे आए, कब आए। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, यानी जीवन से रिलेटेड पढ़ाई, जीवन के बारे में जानना, किसी भी जगह के जीवन के बारे में, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पहले फिलोसोफर आए थे ना बहुत सारे, दर्शन शास्त्र, जैसे
बहुत सारे चीनी यात्री आए थे, हम लोग पढ़ते रहते हैं, मोरक्को से इब्न बतूता आया था। तो ये सारे फिलोसफी होते हैं, फिलोसोफर होते हैं। बायोलॉजी आपको पता है, लाइफ की स्टडी करना, जीवों की स्टडी करना। आगे है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, पॉज करके ट्राई करिए आप कितना टाइम लेते हैं, फिर आप देखिएगा कैसे इसको करना चाहिए। सबसे पहला होता है मेथड कि आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे सैड, यहाँ पे प्रेजेंट है या पास्ट है, दोनों में से कोई एक मिलेगा। द इनविजिलेटर सैड, यहाँ पे क्या है, पास्ट। प्लीज लिसन, अब जहाँ पे वर्ड प्लीज आ जाए ना, तो इसको हटाने के लिए हमें रिक्वेस्टेड का यूज करना पड़ता है। वांट नहीं, सजेस्टेड नहीं, हैड रिक्वेस्टेड नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल पास्ट में जाएगा ना। द स्टूडेंट्स टू लिसन ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यहाँ पे देखिए इन स्टूडेंट्स जो है ना ले लिया अलग से, इसको मान के चलना है। इनविजिलेटर है तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट को ही बोल रहा होगा, इसे अपनी तरफ से ऐड कर दिया गया है। वुड वैसे भी नहीं आएगा, वुड विल का कहीं सेंस नहीं बन रहा। याद रखिएगा, इसमें अगर कभी प्लीज आ जाए तो उसमें आप रिक्वेस्टेड कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो आपका कंजक्शन होता है इन्वर्टेड कोमा की जगह उसकी जगह टू लिख दीजिएगा, और उसके बाद जैसा लिखा हो वैसा कॉपी कर लीजिएगा। ये बहुत इजी होता है। थोड़ा आप रूल, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो रूल्स पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा PQRS। अब कई बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आई एम टेलिंग यू गाइस कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आप 20 में से कम तो 18 और 19 कर ही लेंगे। पूरे के पूरे 20 में से 20 भी कर सकते हैं। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में तो एक ही आता है जिसे आप काफी आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस अप्रोच की कि आपकी कौन सी अप्रोच होनी चाहिए। सपोज करिए कि आपने एग्जाम में क्वेश्चन स्विच किया, आपने देखा PQRS। जैसे ही PQRS देखा, आपको सबसे पहले यहां नजर दौड़ानी है BC। इसका मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग या तो B से हो सकती है या तो C से। आप B को पढ़ लेते हैं। इन द टाउन ऑफ डेल्टा मोटरसाइकिल टैक्सी wait to cover final 30-minute lag through the jungle into the village in the Amazon rainforest। अब ये यहाँ पे बोल तो रहा है कि डेल्टा टाउन में मोटरसाइकिल टैक्सीज होती हैं जो 30 मिनट का वेट करते हैं, फिर वो जंगल पार होता है अमेजन का। अब सी को देख लेते हैं। टू रीच द विलेज ऑफ प्यूर्तो लुज इन द अमेजन रेनफॉरेस्ट ऑफ सदर्न पेरू, the first step is to get to the city of Puerto Maldonado। कितने टफ नाम होते हैं इन लोगों के। अब यहाँ पे सी में क्या बता रहे हैं कि अगर आप विलेज प्यूर्तो लुज में जाना चाहते हैं इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट, क्या करना, सदर्न पेरू में, तो क्या करना होगा, पहला स्टेप कि आप भाई जाइए सिटी में पेट्रो मैल्डोनाडो में। ये आपने पढ़ लिया तो आपको अंदाजा मिल गया कि इसका आंसर बी तो नहीं हो सकता, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग सी से होगी। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेल्टा टाउन ऑफ डेल्टा बताया गया है, मोटरसाइकिल टैक्सी किस चीज के लिए, कौन सी, मतलब डायरेक्टली आप मोटर टैक्सी की बात तो तब करेंगे ना जब आप उसकी कोई कंपनी हो, कोई पर्टिकुलर कोई चीज हो, फिर आप बात करेंगे कि 30 मिनट आपको रुकना पड़ेगा वहां पे, फिर जंगल में आप जाएंगे, तब आप विलेज को तक पहुंचेंगे अमेजन रेन फॉरेस्ट में। तो यहां से स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती, ये इसका मेन स्टार्टिंग है, टू रीच द विलेज। अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको पहला स्टेप है कि ये काम करना पड़ेगा, और बाद में टैक्सी का ऐड होगा ना, पहले तो पहला स्टेप बताया जाएगा। इतना पढ़ते ही अपनी प्रैक्टिस का, ये टफ, ये थोड़ा अच्छे लेवल का है, ऐसा नहीं है कि इजी लेवल का है। तो आप जब थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे स्टार्टिंग सी से होगी। आप ध्यान से देखिए, सी के बाद या तो डी आएगा या तो ए आएगा। ए पढ़ लेते हैं। देन कम्स ए राइड ओवर द रिवर इन अ लॉन्ग नैरो वाटर टैक्सी। उसके बाद कहां क्रॉस करेंगे, नदी को क्रॉस करेंगे नैरो वाटर टैक्सी के जरिए। और डी में लिखा हुआ है द नेक्स्ट स्टेप इज ए 3 hour ड्राइव on the Introseniac highway to the bank of the Tambopata river। मुझे पता चल गया कि इसका जो आंसर है ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। अब आप बोलेंगे ये कैसे पता चल गया कि आपको ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ध्यान से देखिए,
यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगला स्टेप है कि 3 से 4 घंटे की आप ड्राइविंग करेंगे हाईवे पे, कहां पे जाने के लिए, बैंक ऑफ द रिवर। अब आप सोचिए कि पहले यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिवर से आप जाएंगे, तो मतलब पहले रोड से जाएंगे, नदी के पास पहुंचेंगे, तभी तो रिवर पे ट्रेवल करेंगे ना, तभी तो वाटर टैक्सी से आप क्रॉस करेंगे जंगल को, है कि नहीं। तो यहां से मैं समझ गया कि पहले तो वो रोड से जाएगा नदी तक, उसके बाद नदी स्टार्ट होगी। और यहाँ पे देखिए पहले नदी का नाम बता दिया है, उसके बाद फिर द रिवर ऐड किया हुआ है। सो कितना आसान था। मैक्सिमम आपको मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूं कि अगर बहुत टफ होता है आपको 1 मिनट लगता है, अदरवाइज विद इन 30 सेकंड्स आप बहुत आराम से कर सकते हैं। यही अप्रोच आपको प्रैक्टिस में रखनी है, तभी आपका धीरे धीरे ये वाला अप्रोच इंप्रूव होगा और आप देखेंगे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी PQRS में। अगला है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। माय फ्रेंड वॉकिंग क्विकली टू द मार्केट एंड रिटर्न विद अ बैग फुल ऑफ वेजिटेबल्स। सो यहां पे आप देखेंगे वॉक्स, वॉक्ड या वॉक। सो अगर मैं कहीं ना कहीं वर्ब को गैस कर लूं क्या होना चाहिए, तो मुझे मेरा आंसर पता चल जाएगा। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्ड। रिटर्न पास्ट है, तो जब पास्ट है और यहाँ एंड है तो इसका मतलब ये क्या है कि दोनों एक्शन जो है पास्ट में हो रहे होंगे। सो वॉकिंग नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, वॉक्ड क्विकली टू द मार्केट। सो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, अगेन इनडायरेक्ट स्पीच पहले एक ही पूछा जाता था, मगर देखिए इस बार दूसरा आ गया है। पहले PQRS 2 पूछे जाते थे, उसको 1 कर दिया है अब। सो ये बहुत आसान है। सबसे पहले PQRS नरेशन देखते ही आपको देखना है यहाँ पे पास्ट है या प्रेजेंट। पास्ट है तो अब यहाँ पे नजर मार लेंगे ताकि एलिमिनेट कर सके। जैसे सैड फॉर टोल्ड शी हैव, तो ये मेरा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, टोल्ड के बाद शी नहीं आएगा, शी हैव भी नहीं है। टोल्ड के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, सो टोल्ड हर हो सकता था। अब सैड दैट शी इज। आगे देखिए, आगे आपको क्या चीज देखनी है, जब जैसे ही वो पास्ट निकला आई हैव बीन है, हैव बीन कन्वर्ट हो जाएगा हैड बीन में। सो इज ट्राइंग खत्म, शी हैड ट्राइड खत्म, हमको चाहिए हैड बीन ट्राइंग। पैसिव में है ना, तो पैसिव में ही चाहिए हमें। क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 3। बस इतना करना है और कुछ भी नहीं। अगला है ईडियम। अब ईडियम आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होता है कि आप तुक्का लगा पाए, तो इसके लिए आपको पढ़ के ही जाना होगा। देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कैट को बैग से आउट बाहर आने देना, इसका मतलब होता है लेट द सीक्रेट टू बी रिवील्ड, यानी कि रिवील ए सीक्रेट। सो ये मुहावरा याद रखिएगा कि बैग से बिल्ली को बाहर निकालो मतलब रहस्य निकालो, है ना। जादूगर करते हैं ना, कोई रहस्यमय चीज निकाल देते हैं तो बच्चे लोग चिल्ला के बोलते हैं कि शायद बिल्ली बाहर आएगी। सो रिवील अ सीक्रेट, आप वहां से भी इसको याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछा गया है, बहुत कई बार रिपीट हो चुका है। आगे देखिए, ओके, फिर से ईडियम। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब आपने हिंदी में एक मुहावरा पढ़ा होगा, जरूरत से ज्यादा चादर से ज्यादा पैर फैलाना, है ना। या फिर इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। सो इसका मतलब होता है कि जितनी आपकी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा एफर्ट लगा, उससे ज्यादा चीजों को ले लेना। जैसे वर्क वेरी हार्ड टू अकम्प्लिश अ जॉब, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल, ये हो सकता है ट्राई टू डू समथिंग दैट इज वेरी इजी, नहीं। यूज ऑल पॉसिबल ट्रिक्स टू अचीव सक्सेस, नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टेक ऑन मोर वर्क देन यू कैन हैंडल। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगेन पहले 1 पूछा जाता था प्रीलिम्स में, अब 2 कर दिया है। क्या लिखा हुआ है, समवन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो चीजों के ब्राइटर साइड को देखता है। ब्राइटर साइड आप ऐसे समझ सकते हैं, आशावादी, हमेशा पॉजिटिव चीजों को सोचता है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।
एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान में बिलीव नहीं करता। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है जो खुद को ही प्यार करता है, यानी खुद की ही बड़ाई और खुद को ही हमेशा बेटर देखने की कोशिश करता है। पैसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, ये एंटोनियम है ऑप्टिमिस्ट का। सो अगर यहाँ पे लिखा होता डार्कर साइड, अगर यहाँ पे लिखा होता डार्कर साइड, सो इसका आंसर क्या हो जाता पैसिमिस्ट। अभी इसका आंसर क्या है ऑप्टिमिस्ट। अगला है आपका एरर, यानी कि आपको फाइंड करना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। चलिए करते हैं। माई फ्रेंड्स whom were preparing to climb Mount Everest have reached the base camp। so have reached बिल्कुल सही है क्योंकि ये my friends है ना। अब यहाँ पे यूज किया गया है whom। अब whom में हमको लग रहा है कि एरर हो सकता है, देखते हैं। whom जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका सब्जेक्टिव केस होता है who। who जो है वो वर्ब के पहले आता है और whom जो होता है वो वर्ब के बाद आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना हमको, तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद आता है। who अगर आप who को हटा देते हैं तो इसकी जगह हमें ही ऐड करना होगा, whom को हटा देंगे तो इसकी जगह him यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं who हटा दूं, whom को गायब कर दूं, तो मैं क्या लिखूंगा माई फ्रेंड, दे लिखूंगा ना मैं, यहाँ पे प्लूरल है तो ही की जगह मैं दे लिख दूंगा। दे वर प्रिपेयरिंग, वो तैयारी कर रहे थे, है ना। अगर प्लूरल है तो हिम की जगह दैम आना चाहिए था, दैम नहीं आ रहा है, इसका मतलब हुम नहीं आ सकता, यानी हु आएगा। सो हुम को कट कर देंगे, इसकी जगह हम लगा देंगे हु। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला है पैसिव वॉइस, करिए इसको। द बोर्ड अप्रूव्ड माई लीव, ये हमने देखा पास्ट है तो पास्ट वाला ही सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट आंसर। हैड बीन नहीं, इज नहीं, वॉज बीइंग जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमको चाहिए सिंपल पास्ट। वॉज अप्रूव्ड, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो काम करने वाला होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, कि सबसे पहले आप सेंटेंस को अच्छे से रीड करिए, आप समझिए कि जो ये यहाँ पे गैप है उसकी जगह क्या आना चाहिए। सो अब देखते हैं। द सीक्रेट डॉक्यूमेंट वॉज शेयर्ड, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था वो शेयर कर दिया गया था स्टाफ के साथ। क्वाइट, क्वाइट के बाद हमें यहाँ पे एक एडवर्ब की जरूरत है। विद एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंटल नहीं, इन एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंटली। एडवर्ब है एक ये हमारा, क्वाइट के बाद हमें एडवर्ब चाहिए एक्सीडेंटली, मतलब जानबूझकर नहीं, बस एक्सीडेंटली शेयर कर दिया गया। सो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन था तो अपनी थोड़ी ग्रामर इंप्रूव करके रखिएगा। अगला है सिनोनियम। एनल, एनल का मतलब क्या होता है, एनल और एनुअल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, ये उसकी स्पेलिंग नहीं है, तो आपको इसका सेम मीनिंग ढूंढना है सिनोनियम। तो एक बार देख लेते हैं। अपहोल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाए रखना, कंटिन्यू करना। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, क्रिएट का मतलब बनाना, इनवैलिडेट का मतलब होता है जैसे एक तरीके से नल एंड वॉइड कर देना, खत्म कर देना पूरी तरीके से। सो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये आपको सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, अपहोल्ड भी, इंक्रीज भी, क्रिएट भी। सिर्फ यही है जो बिल्कुल अगेंस्ट वोट दे रहा है, अगेंस्ट मीनिंग दे रहा है, बिल्कुल अलग सा मीनिंग दे रहा है। तो मुझे लग रहा है ये आंसर हो सकता है, तो आप इसे लगा देंगे। ऐसा आप तब करेंगे जब आपको एनल का मतलब नहीं पता होगा। सो एनल का मतलब ही होता है किसी को इनवैलिडेट कर देना, नल एंड वॉइड कर देना, खत्म कर देना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला है हमारा एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है विपरार्थक शब्द, और वर्ड है यहाँ पे हॉस्पिटेबल। आपको बताना है कि हॉस्पिटेबल की सेकंड मीनिंग क्या है, मतलब विपरीत मीनिंग क्या है, यानी कि एंटोनियम। तो अब मान लीजिए कि आपको हॉस्पिटेबल का मतलब ही नहीं पता, क्या करेंगे उस केस में, क्या आप छोड़ देंगे? नहीं, उस केस में आपको एक बार ऑप्शन को जरूर पढ़ लेना है। अनफ्रेंडली मतलब जो फ्रेंडली ना हो, इफिशिएंट क्षमता,
केयरिंग जो देखभाल करे, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली। तो ये दोनों तो थोड़ा सिनोनियम हो गए। केयरिंग भी वही करेगा जो आपको थोड़ा एडोरेबल मतलब आपकी केयर करेगा, एमिकेबली होगा आपसे। सो एमिकेबल, ये दोनों आंसर हो नहीं सकते। तो मुझे हॉस्पिटेबल का मतलब नहीं पता, फिर भी मैंने ये चेक कर लिया कि ये दो आंसर नहीं हो सकते। इफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने के योग्य। तो अब यहां पे मैं क्या लगाऊं, अनफ्रेंडली या इफिशिएंट। अब देखिए इफिशिएंट का मीनिंग क्या कहीं केयरिंग और एमिकेबल जैसा है? तो आप अंदाजा लगाएंगे बिल्कुल। एफिशिएंट मतलब होता है क्षमता जो किसी के योग्य हो, और वैसे ही लोग एमिकेबल और केयरिंग बन सकते हैं। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आंसर नहीं है। मैं इसको लगा के निकल जाऊंगा जब मुझे दो में से एक चूज करना होगा, तो इस तरीके से। अदरवाइज अगर आपको मीनिंग पता है हॉस्पिटेबल का तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी। हॉस्पिटेबल का क्या मतलब होता है? मेहमान नवाजी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर अनफ्रेंडली ही होगा, क्योंकि हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड जो उल्टा शब्द बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस। अब एग्जाम में जैसे ही आपको पता चलेगा पैसिव वॉइस है, सबसे पहले क्या करना है? ये देखना है कि आई एम क्रिएटिंग, यानी ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बस आपको सोचना ही नहीं है आगे कुछ। अगर आपको मान लीजिए कहीं एक और जगह इज बीइंग लिखा होता तो उसके बाद फिर हम सोचते कि चलिए कहीं और से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा है या नहीं, है ना। लेकिन जब हमको मिल ही गया शुरू में इज बीइंग, तो बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। अब हम सबका फेवरेट टॉपिक आ चुका है, दैट इज क्लोज टेस्ट। आप लोग इसको पॉज करिए और मुझे बताइए कि 5 में से कितने क्लोज टेस्ट आप लोगों ने सही किए। तरीका है, सबसे पहले ऑप्शन को पूरे पैसेज को रीड करिए। इससे क्या होता है कि आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि क्या बात हो रही है पैसेज में। लेकिन कई बार ऐसा भी, ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप पढ़ते पढ़ते भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो आप जिस भी कैटेगरी में अभी लाई करते हैं उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। अभी आप क्या करिए, अभी आप वीडियो को पॉज करिए और सारा सॉल्व करिए, फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए, या फिर आप मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। देखिए, द फायर सीजन दैट जो शुरू हुआ था लेट 2019 में ऑस्ट्रेलिया में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन मतलब क्षति हुई थी और चीज़ें धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। उससे पहले मतलब बारिश आने के पहले, जब फाइनली बारिश आई और उसने मदद की थी रोकने में, फायर्स एवर, उसको रोकने में मदद की थी, उससे पहले चीज़ें खराब होती जा रही थी। सो अब यहाँ पे क्या आएगा पहले में? फेज्ड, वांटेड, कॉज्ड, प्लान्ड। तो वांटेड और प्लान्ड तो नहीं होगा, ये तो आप एलिमिनेट कर देंगे पहले ही। अब आपके पास बचता है फेज्ड और कॉज्ड। अब फेज्ड फर्स्ट ऑप्शन में है, इसका आंसर करिए क्या होगा। मुझे यकीन है आप में से ज़्यादातर ने फेज्ड कर दिया होगा आंसर। फेस का मतलब क्या होता है? कोई फेस करेगा, और कॉज्ड का मतलब कोई ऐसा कारण बनना। सो अब देखिए, द फायर सीजन दैट स्टार्टेड इन लेट 2019 इन ऑस्ट्रेलिया, उसकी वजह से क्या हुआ था? मैसिव डिस्ट्रक्शन या डिवास्टेशन। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद आप फेस्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया इन इसके लिए है कि भाई कहाँ पे हुआ था। इस प्रोनाउन के लिए इस नाउन का इस प्रीपोजिशन के लिए इस नाउन का यूज किया गया है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एरिया का नाम लिख दिया हो, या फिर ऐसे होता, मान लीजिए यहाँ पे होता इन 2019 कॉमा होता यहाँ पे, फिर लिखा होता ऑस्ट्रेलिया या किसी जगह का नाम या कुछ लोगों का नाम, तब फेस्ड हो सकता था कि उन लोगों ने फेस किया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 2019 में के लेट में आग लगी थी जिसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ। सो यहाँ पे कॉज्ड आएगा। अगला देखिए, बैड, वर्स, वर्स्ट, मोर वर्स। तो यहाँ पे डिग्री का यूज किया गया है एडजेक्टिव का। ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये तो होगा नहीं, क्योंकि मोर भी कंपैरेटिव और वर्स भी कंपैरेटिव, तो दो कंपैरेटिव यूज नहीं होते। तो ये कट गया हमारा। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर। कंपेयर कैसे किया जा रहा है हमें ये देखना है। यहाँ पे द है तो वर्स्ट, द वर्स्ट फायर्स एवर, मतलब अब तक जितने भी आग लगे हैं उसमें सबसे वर्स्ट था ये।
सो ये आंसर हो गया हमारा। आगे देखिए, द स्मोक रिलीज्ड बाय द फायर्स, जो धुआं हुआ था फायर्स की वजह से, बिकेम डिजास्टर। सो क्या होगा, बिकेम अदर, वन, एनदर, मैनी। सो मैनी के बाद काउंटेबल नाउन यूज होता है, वो भी प्लूरल में। सो मैनी कट गया हमारा। वन नहीं होगा आपका, अदर नहीं होगा, एनदर होगा, मतलब बोल रहा है एक और उसकी वजह से डिजास्टर हुआ। और ये भी याद रखना है कि अदर के बाद प्लूरल यूज होता है, डिजास्टर प्लूरल है नहीं। सो हम जाएंगे एनदर के साथ। आगे देखिए, जनवरी में 1 तारीख को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में रिकॉर्ड किया गया था सबसे ज़्यादा बुरा पॉल्यूशन। इससे पहले जितना भी आज तक देखा है उसमें सबसे बुरा था, जहां पर एयर क्वालिटी 23 गुना ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। व्हाट कंसिडर्ड हैजर्डस, हैजर्डस का मतलब होता है डेंजरस। सो जितना खतरनाक माना जाता है उससे 23 गुना ज़्यादा डेंजरस, मतलब हायर लेवल पे था उस समय वहाँ का एयर क्वालिटी। सो क्या आएगा, हायर मतलब क्या आएगा इसमें, टू, बाय, देन, एज। सो इसमें आएगा देन। मैं कैसे समझ पाया, मैं समझ पाया इससे, हायर कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना की जा रही है, आज तक जितने भी बार खतरा आया था उस सबसे ज़्यादा, मतलब उन सभी से कंपेयर किया जा रहा है। सो हायर के साथ कौन सा हम क्या यूज़ करते हैं, हम देन यूज़ करते हैं। आगे देखिए, स्मोक जो था शहर में उसने क्रैप्ट कर दिया था इनटू बर्थिंग रूम्स, और उसने एमआरआई मशीन्स को भी खराब कर दिया था जो काम नहीं कर रहा था। और ए हार्ट अटैक इन वन एल्डरली वुमेन हु डाइड सून आफ्टर शी स्टैप्ड ऑफ अ प्लेन, जैसे ही एक ओल्ड लेडी प्लेन से बाहर निकली वो डेथ हो गई। सो अब यहाँ पे क्या आएगा, एंड डैश ए हार्ट अटैक, क्या कर दिया था, हैज ट्रिगर्ड, वॉज ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड, ट्रिगर। सो ये आप पता लगा सकते हैं, ये बात चल रही है एक तरीके से टेंस की। तो यहाँ पे स्टॉप्ड है ना, यहाँ पे डाइड है, यहाँ पे स्टैब्ड है, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है। पैसिव वॉइस में तो है नहीं कि हम वॉज ट्रिगर्ड रखेंगे, एक्टिव वॉइस में है। सो इसका आंसर क्या है, ट्रिगर्ड। सभी का ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर था। अब मुझे आप 2 चीज़ बताइए, 5 में से कितने क्लोज टेस्ट सही हुए आप लोगों के, और ओवरऑल कितने में से टोटल सही हुए। इसके बाद जो पैसेज बचा है वो हम अलग सेपरेट लेक्चर में कवर करते हैं। आप सब इस बात को जानते हैं तो आप उन सभी को जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।